दोस्तों, मेरा नाम जाह्नवी है। मैं बेसिकली नेपाल से बिलोंग करती हूँ, लेकिन अब बैंगलोर में रहती हूँ। तो ठीक कहानी शुरू होती है सन 2009 में, जब मेरे चाचा ने दूसरी शादी की। ना चाची कुछ समय के बाद एक दोस्त की तरह बहुत क्लोज रहते थे, लेकिन मुझे उन्होंने कभी नहीं बताया था कि उनके गांव में एक ऑटो वाला उनके पीछे पड़ा हुआ था, जिसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। और तो और उन्होंने उस पर ध्यान न देकर मेरे चाचा ने शादी की थी और वह बैंगलोर आ गए। उस वक्त पैसों की कंघी के कारण मेरे चाचा को डबल ड्यूटी करनी पड़ती थी। उस वक्त ज्यादातर मेरी चाची छोटे से घर में अकेली होती थी। एक दिन चाची ने मुझसे पूछा कि जाह्नवी, तुम मेरे साथ रहने क्यों नहीं आ जाती? वैसे भी तुम्हारा चाचा आजकल नाइट शिफ्ट करने लगे हैं। दोस्तों, मैंने इस बात पर हां कर दी, लेकिन इसके कुछ समय बाद उन्हें डरावने सपने आने लगे, जैसे कि खिड़की पर हाथों का दिखना, दरवाजे पर खटखटाने की आवाज, कभी कभार मेरे चाचा की आवाज से बुलाना। जब यह सब कुछ हुआ तो ये सारी बातें मैंने और चाची ने मिलकर घर वालों को बताई। तो ठीक घर वालों ने पंडित को बुलाया। दोस्तों, जब पंडित घर पर आते हैं तो कई सारी चीजें होती हैं। सब कुछ जानने के बाद उन्होंने बताया कि इनके पीछे एक ऑटो वाला पड़ा था। उसकी किसी कारण से मौत हो गई है। उसकी तमन्ना तुम्हारी चाची को पाने की थी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों, भगवान का भी शुक्र था कि पंडित की मदद की वजह से उसके आत्मा को शांति मिले। उन्होंने चाची को तावीज पहना दिया, लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई दिन बीत गए, फिर पता चला कि जिस पंडित ने हमारी मदद की थी वह एक तरफ से पैरालाइज हो गया था। ये बात जानकर सभी घर वाले डर गए। और तो और ये बात हमें जिस दिन पता चले, उसी रात जब मैं और चाची सोने गए तो अचानक ठीक 12 बजे चाची ने किचन में किसी को कंबल ओढ़े खड़ा हुआ देखा। चाची ने हल्की सी आवाज में कहा कि देख, जान गई, किचन में कोई आदमी खड़ा हुआ है। जब मैंने देखने की कोशिश की तो मुझे कुछ नहीं दिखा। मैंने चाची से कहा कि यह सब तुम्हारा वहम है, वैसे भी आज का दिन ही खराब है। एक तो पंडित के साथ यह सब हुआ और घर वाले भी डरे हुए हैं। बस आप मत डरना, वैसे भी आपके पास तो तावीज है। चाची ने कहा कि हाँ, मेरे पास है, बस भगवान मेरी रक्षा करना। उन्होंने यह सब कहते हुए तावीज पर हाथ रखा। लेकिन दोस्तों, थोड़ी ही देर भक्त किचन से जलने की बदबू आई। चाची ने कहा, कहीं तुमने गैस ऑन तो नहीं छोड़ी? जाओ एक बार जाकर देखो। चाची की बात सुनकर एक बार कहो तो मैं भी कंफ्यूज हो गई। मुझे लगा कि शायद चाय बनाते समय कहीं मैंने ऑन ही तो नहीं छोड़ दी। मैं भाग करके चल में गई। किसे पता था, यह सब उसके होने का एहसास दे रहा था। दोस्तों, सच कहूं तो किचन में जाते ही मुझे उसकी आत्मा महसूस होने लगी। डर के मारे मैंने गैस चेक किया तो वह बिल्कुल बंद था। साथ ही मैंने जब चेक किया तो कहीं से लीकेज भी नहीं था। मैंने चाची की हालत देख के किचन में ही कहा कि चाची को परेशान मत करना, बंद करो ये सब। चाहे मुझे भी परेशान था। देखती हो तुम में कितना दम है, इसके अलावा और क्या कर सकते हो? दोस्तों, इतना कहने के बाद मैंने जैसे ही हॉल में जाने के लिए कदम रखा तो कान में एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई शांत करवा रहा हो। मैं उस वक्त तेजी से भागते हुए कमरे में गई और धीरे धीरे चुपचाप सो गई। इसके अगली सुबह 7 बजे मेरी नींद हुई। मैं ठीक रात के बारे में सोचने लगी और उसी वक्त मेरे कानों में फिर से आवाज आई। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं सोच रही थी कि क्या यह सच में आवाज आई या ये मेरा बहन है। यह आवाज मुझे बार बार आने लगी। धीरे धीरे मुझे भी डरावने सपने आने लगे, जैसे कि खिड़की से जला हुआ हाथ दिख रहा, दरवाजा खटखटाना। सच कहूं तो यह सब कुछ मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। फिर एक दिन मुझे याद आया कि जो मैंने उस साथ कहा था यह सच में तो नहीं हो रहा। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला। तो ठीक अगली ही सुबह घर वालों को बताने की सोची। उसको पैसा लगा कि जैसे मेरी बेवकूफी के लिए मुझे मार पड़ेगी। बस यही सोचकर मैं चुप रही। लेकिन मुझे एक बात बहुत खटक रही थी कि जो मेरी चाची को लेना आया वह मुझे क्यों लेना चाहेगा। पूरा दिन आराम से गुजर गया। फिर ठीक रात को सोते वक्त अचानक मैंने महसूस किया कि मैं हिल नहीं पा रही। चाची मेरे बगल में ही सो रही थी और उस वक्त मैं चिल्ला तो रही थी, पर मेरे गले से आवाज नहीं निकली। धीरे धीरे मेरी नजर खिड़की पर पड़ी। मैंने ठीक उसका चेहरा देखा।
लंबे बाहर, चेहरे पर बड़े बड़े दाने। वो हंसता हुआ मुझे घूर रहा था। फिर मैंने अपने कुल देवता को याद किया। जैसा कि मेरी मां ने कहा था कि जब भी तुम्हें डर लगे और वो डर जब बहुत ज्यादा हावी हो जाए तो तुम्हें याद करना। दोस्तों, आप बिल्कुल यकीन नहीं मानोगे, क्योंकि मैंने जब ऐसा किया तो उसका चेहरा दिखना बंद हो गया। और तो और अगली सुबह जब मैंने चाची से इस बारे में बात की और उसका हुलिया भी बताया, तो ठीक चाची भी यह सुनकर हैरान हो गई और कहा कि इस बात को और कहने लगी कि इस बात को हमें घर में बताना होगा। फिर दोस्तों वही हुआ। फिर से पंडित को बुलाया गया, लेकिन पंडित ने घर में कदम रखने से पहले ही कहा, इस घर में ताकतवर और बुरी आत्मा का साया है। उसके इरादे बहुत बुरे हैं, लेकिन फिर भी मेरे हाथ से जो होता है मैं करूंगा। बस तुम्हें यह घर भी बदलना होगा। दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बाद मेरे माता पिता ने मुझे वापस बुला लिया। मुझे लगा कि शायद वहां से जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन पहले ही दिन मेरा घर में मन नहीं ला। सोच कर देखिए, जबकि वह मेरा अपना घर है पता नहीं, लेकिन मुझे पसंद नहीं आ रहा था। जैसे तैसे दिन कटी और रात आई घर के मारे, न अपनी मां के साथ हुई। सोते सोते ठीक रात के 2 बजे छत से कुछ हिलने की आवाज आई, जिससे कि मेरी नींद उड़ गई। दोस्तों, जहां पर मैं लेटी हुई थी, ठीक वहीं पर जोर जोर से मारने की आवाज आई। नहीं मालूम, पर मुझे धीरे धीरे वापस नींद आने लगी और उसी का चेहरा मेरी आंखों के सामने आने लगा। ये सब होते ही मैं जोर सिलवाई। मां ने तुरंत मुझे उठाया। यकीन कीजिएगा, उस वक्त मां का चेहरा भी मुझे उसी की तरह दिख रहा था। मां को देखकर मैं और चिल्लाने लगी। मां लगातार सोने के लिए कहती रही। वह लगातार मेरा हौसला बढ़ा रही थी। उस वक्त मैं थोड़ा शांत भी हुई, पर वहां चुपचाप सो गई। लेकिन दोस्तों, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे उस वक्त मेरे कानों में धीरे धीरे दरवाजा खोलने और बंद होने की आवाज आई। जब मैंने आंख खोलकर देखा तो दरवाजा बंद ही था। दोस्तों, इसके कुछ दिन बाद मेरी तबीयत खराब होने लगी। आंखों के नीचे काले काले धब्बे होने लगे। मेरा शरीर जरूरत से ज्यादा पतला और सफेद हो गया था। ये सब देखकर घर वाले भी डर गए कि मुझे हॉस्पिटल में भर्ती कराना होगा। लेकिन जब रिपोर्ट आई तो सब कुछ नॉर्मल था। बस यही सब सोचकर हम वापस खाए और बैठ गए। मेरे सामने ग्लास में चाय रखी थी, लेकिन मेरा हाथ अटक रहा था। उस वक्त धीरे धीरे अचानक मेरा शरीर भारी होने लगा। इसके बाद मुझे कुछ भी आते हैं। बस जब मेरी आंखें खोली तो माता पिता को पास पाया। मैंने उठते ही ये पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने कहा कि जो तेरी चाची की पीछे पड़ा था और वो तेरे पीछे है। बोल रहा था कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, मैंने अपने पिताजी से कहा कि अब मेरा क्या होगा। पिताजी ने कहा कि तुझे कुछ नहीं होगा, हम एक पूजा करेंगे। उसने जैसे तेरी चाची को छोड़ा था उसी तरह तुझे भी छोड़ देगा। वस्तु चिंता मत का और डरना मत। दोस्तों, इसके बाद हमला जाने कितने जहाज गए, मंदिर चरस दरखा, पर कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि मेरी तबीयत और बिगड़ती चली गई। हर दिन सोते वक्त उसी का एहसास होता था। उसका भयानक चेहरा और जले हुए हाथ देखते ही मेरी रूह कांप जाती थी। उन दिनों एक दिन पिताजी को याद आया कि हमारे गांव में हर 5 साल के बाद एक पूजा की जाती थी। उन्हें लगा कि शायद वहां पर कुछ हो सकता है। हम ठीक 6 दिन का रास्ता तय करके वहां पर गए। वहां पहुंचने के बाद मैं दूर की दादी से मिली। उन पर हमारे कुल देवता का आशीर्वाद था। दोस्तों, जब मेरी दादी ने मुझे देखा तो बहुत जोरों से कांपने लगी। उन्होंने जोर से हाथ मार के कहा कि तू अंदर मत आना, वहीं पर लो। उस वक्त उनके अंदर इतनी ताकत थी कि उन्होंने तुरंत बाहर आकर कहा कि इस बच्ची के पीछे क्यों पड़ा है। दोस्तों, माता पिता के बोलने से पहले ही उन्होंने सब कुछ बोल दिया। लेकिन मानिए, उस वक्त मैं ये सब कुछ सुनता हैरान हो गई। उस वक्त मैं चुपचाप सुन्न खड़ी थी कि उन्होंने तभी मेरे मुंह पर 2-3 चांटे मारे। इसके बाद वह मुझे घसीटते हुए गांव की गली की जगह पर बैठा दिया और खुद जोर 200 चिल्लाकर
बाद मैंने अपने माता पिता से कुछ नहीं कहा। बहुत और सब कुछ एकदम नॉर्मल सा हो। ऐसा लगा कि जैसे मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं। सच कहूं तो उस वक्त 14 या 15 साल की थी और इस उम्र में ये बातें इतनी ध्यान में नहीं